हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, उनमें क्या चीज़ों का ध्यान रखें और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो बच्चा नवजात जब हमारे यहाँ घर आता है तो ख़ास करके नए पेरेंट्स को काफ़ी एंजाइटी होती है, काफ़ी उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे की हम देखभाल कैसे करें, हमसे कुछ गलती नहीं हो जाए, हम इसे कैसे हैंडल करें, क्या चीज़ें नॉर्मल हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो उन्हें नहीं पता होती हैं। और घर के बड़े भी उन्हें हेल्प करते हैं, पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस बारे में बातें। तो जब बच्चा हमारा बेबी डिलीवर होता है, या तो वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन से हुआ है बेबी, तो हमें सबसे पहले देखना है बच्चा हमारा रो लिया था कि नहीं रो लिया था। हमें डॉक्टर से पूछना है तुरंत रोया था या नहीं रोया था। वैसे तो डॉक्टर बता ही देते हैं कि बच्चा अगर नहीं रोया है तो उसे ज़रूर एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चा तुरंत रो लिया है, वो नॉर्मल है, एक्टिव है और उसे आपको मदर साइड शिफ्ट कर दिया है बेबी को, मतलब वो एक नॉर्मल बेबी है, उसका वेट 2.5 से 3 किलो है, तो हमें बच्चा हमारा नॉर्मल है। तो हम आगे बच्चा जब शिफ्ट हो जाता है, मदर के पास आ जाता है, तो हमें फीडिंग कब करानी है। देखिए, फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में विदिन 1 आवर और सिजेरियन में विदिन 5 to 6 आवर्स करवा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आते ही हम फीड करा देंगे, हम 1 घंटा वेट कर सकते हैं। फीडिंग में जो शुरू का गाढ़ा पीला दूध, यानी कि माँ का गाढ़ा पीला दूध, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, वो देना बहुत ज़रूरी है। उसमें एंटीबॉडीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। उसे बच्चे का पहला वैक्सीन कहा जाता है, तो वो कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। कई लोग शहद चटा देते हैं, कुछ अलग उनकी प्रथाएं होती हैं कि ये दे दो, वो दे दो। ऐसा कुछ नहीं देना है। ऊपर से कोई शहद गुट्टी कुछ भी नहीं देना है। शुरू में माँ का दूध ही देना है। शुरू के जो पहले, दूसरे, तीसरे दिन माँ का दूध कम होता है, लेकिन फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी बहुत ज़रूरी है टाइम पे, क्योंकि अगर इन शुरू के 2-3 दिनों में माँ का दूध में मेहनत नहीं की गई तो माँ का दूध कम होते जाता है, फिर हम ऊपर के दूध की आवश्यकता पड़ जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देनी चाहिए। सिजेरियन में मदर को करवट लेने में, बैठने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा लेट शुरू कर सकते हैं। माँ लेट के भी दूध पिला सकती है, अपने स्टाफ की, सिस्टर्स की हॉस्पिटल में हेल्प ले सकते हैं। शुरू में फीडिंग कितने देर में करानी है बच्चे को। शुरू में बच्चे को फीडिंग हमें 1.5 से 2 घंटे के गैप में करानी है। शुरू के 1.5-2 महीने बच्चे की नींद बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा उठता नहीं है, तो हमें उठा के उसको फीड कराना पड़ेगा बच्चे को। फीडिंग के बाद आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि बर्पिंग करानी बहुत ज़रूरी है, कि बच्चा जब दूध पीता है तो हवा भी जाती है दूध के साथ, तो उल्टी कर सकता है बच्चा, तो डकार दिलानी बहुत ज़रूरी है। कंधे पे लेके या आगे अपनी गोद पे बिठा के डकार दिला सकते हैं। डकार नहीं, अगर नहीं आए डकार तो आधे घंटे हमें बच्चे को सीधा लेके रखना होता है। तो ये हुआ फीडिंग के बारे में। अब सूसू पॉटी, पहली पॉटी कब हो जानी चाहिए, कब हमें चिंता करनी की अब तक नहीं हुई तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। पहली यूरिन बच्चे को हम 48 आवर्स तक हम वेट कर सकते हैं। शुरू के 48 घंटे तक हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि किडनी बच्चे की इमेच्योर है, यूरिन बनने में टाइम लग सकता है, और दूध भी शुरू में मदर का कम आता है, तो यूरिन में टाइम लग सकता है। लेकिन 48 आवर्स के बाद भी अगर यूरिन नहीं आई तो प्रॉब्लम वाली बात है। पॉटी 24 आवर्स के अंदर आ जानी चाहिए। 24 घंटे हम पहली पॉटी के लिए वेट कर सकते हैं। अगर 24 आवर्स में पॉटी नहीं आई है तो कुछ ना कुछ आंतों की प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है, और हो सकता है कि बच्चे को कुछ थायराइड की प्रॉब्लम हो या कोई जन्मजात आनुवंशिक बीमारी हो, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। सूसू पॉटी इसके बाद कितनी देर में होनी चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए। अगर बच्चा एडिक्वेटली फीड कर रहा है, अच्छे से दूध पी रहा है, तो 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब हो जाने चाहिए। पॉटी, बच्चा माँ का दूध अच्छे से पीने लग जाता है तो पॉटी बार करता है, दूध पीते ही पॉटी कर देता है, थोड़ा सा पतला पॉटी करेगा, चिरक देगा, तो ये नॉर्मल चीज़ है। इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। दूध पेट में पहुंचता है, आते सिकुड़ जाती हैं और पॉटी आ जाती है, तो एक नॉर्मल चीज़ है। कई पेरेंट्स लेके आते हैं कि इसे दस्त हो गए, बार बार पॉटी जा रहा है, पानी की कमी तो नहीं है।
अगर बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है, एक्टिव है, यूरिन अच्छे से पास कर रहा है, तो बार बार पॉटी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें टाइम टू टाइम उसे क्लीन करते रहना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे से उसे फीड कराते रहें। और पॉटी कई बार कुछ दिनों बाद बच्चा हो सकता है 2-3 दिन में एक बार करे, 4-5 दिन में करे, तो वो भी कोई इशू नहीं है। अगर बच्चे का पेट नहीं फूल रहा है, वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उल्टियाँ भी शुरू के 1.5-2 महीने के बाद रिफ्लक्स चालू हो जाते हैं। कई बार बच्चे थोड़ा थोड़ा दूध निकालने लग जाते हैं, फटाफटा सा दूध निकालने लग जाते हैं, वो भी एक नॉर्मल चीज़ है। अब हम नवजात की बात करें तो उसकी जो आवल नाल है वो हफ्ते से 10 दिन के बाद में ड्राई होके गिरती है। तो जब तक आवल नाल ड्राई होके गिर नहीं रही है तब तक हमें बच्चे को नहलाना नहीं होता है, केवल हमें उसे स्पंज बाथ देनी होती है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का डर रहता है आवल नाल में। और आवल नाल में कई लोग कुछ लगा देते हैं, हल्दी, घी, या गांव के लोग भी कुछ चीज़ें लगा देते हैं। वो सब चीज़ें नहीं लगानी होती है। आवल नाल में हमें कुछ भी नहीं लगाना होता है। जब वो गिरती है, सूखती है, तब थोड़ा सा गीला पानी सा वहाँ पे आता है और फिर वो खुद धीरे धीरे टूट के गिर जाती है और ड्राई हो जाती है। हमें उस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आवल नाल में से कुछ बदबूदार पस जैसा कुछ आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके आसपास रेड हो रहा है तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बच्चे की छुट्टी हो जाती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो छुट्टी जल्दी हो जाती है, सिजेरियन है तो फिर भी 4 से 5 दिन बाद छुट्टी होती है। तो इस टाइम जॉन्डिस की प्रॉब्लम सारे बच्चों में आती है। सारे नवजातों में जॉन्डिस होता है, जिसको कि हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का लिवर कमज़ोर है, इमेच्योर है, तो बिलिरुबिन की जो लेवल है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन कब इसमें हमें प्रॉब्लम माननी है, कब मानना है कि हमें इसमें कुछ इलाज की ज़रूरत है, अगर इसमें आता है मदर का और बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है उसकी बात आती है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। इसमें बच्चे को जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ने का रिस्क नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा कि घर पे मैनेज हो जाए। लेकिन अगर बच्चे मदर का ब्लड ग्रुप ओ है या फिर कोई भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव और बेबी का पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये मिसमैच है। ए ओ मदर का ओ है, बच्चे का ए या बी है, ये भी मिसमैच है। इनमें रिस्क रह सकता है जॉन्डिस बढ़ने का। तो इनमें ज़रूर अगर आपको लग रहा है बच्चे में पीलापन ज़्यादा लग रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसे दिखाने ले जाएं। अगर आपकी छुट्टी जल्दी हुई है नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में तो आप उनको दोबारा से फॉलोअप 3 दिन बाद करके एक बार दिखाएं। आइज़ में जॉन्डिस सबसे पहले आता है, फिर धीरे धीरे करके पैरों तक आता है, लेकिन पैरों तक आना नहीं देना चाहिए। अगर पैरों तक आ रहा है तो बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है, तो उसमें तो हमें एडमिशन की, बच्चे को फोटोथेरेपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो आपके डॉक्टर जांच करने के बाद आपको बताएंगे। तो इसीलिए फॉलोअप में बुलाया जाता है कि जब छुट्टी हो जाती है तो दोबारा सा बच्चे को देखने के लिए डॉक्टर आपको बुलाते हैं। बच्चे का वेट नॉर्मल, बच्चे का वेट 2.5 से 3 किलो होता है जन्म के टाइम पे, तो हम इसे फुल टर्म बेबी का नॉर्मल वेट कहते हैं। शुरू के हफ्ते 10 दिन वेट लॉस होता है, क्योंकि बच्चे के शरीर का पानी सूखता है, तो ये वेट लॉस नॉर्मल है। लेकिन 10वें दिन के बाद से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी जब आप दोबारा चेकअप के लिए जाएंगे तो फिर वो वेट चेक होगा कि बर्थ पे इतना था, अब कितना हो गया, तो उससे बच्चे के वेट गेन का पता चलेगा, मतलब आप फीडिंग कैसे करा रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा। अब आती है बेबी प्रोडक्ट्स की बात, जैसे लोशंस, क्रीम्स, जो आजकल मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो नॉर्मल मसाज के लिए ऑयल हमें जो यूज़ करना है, हम कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो बच्चे को सूट करे, लेकिन हमें मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है। घी भी हमें यूज़ नहीं करना है, इनसे बच्चे में के स्किन में एलर्जी हो सकती है। हम जैतून का, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, नारियल का सबसे अच्छा होता है। मालिश बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, मालिश करना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है और बच्चे को अच्छा भी लगता है। बच्चे की कौन से लोशंस, क्रीम्स वगैरह यूज़ करने हैं, देखिए शुरू के 6 महीने टैल्कम पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। बच्चे की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, एलर्जी हो सकती है उसे। लोशंस वगैरह आप स्पंजिंग या बेथिंग के बाद आप कोई भी लोशंस, नॉर्मल अच्छे लोशंस आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के कपड़े कैसे होने चाहिए, बच्चे को बिल्कुल सॉफ्ट फाइबर के कपड़े पहनाने हैं आपको। ऐसे रफ़ कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाने जिनसे उनके स्किन में एलर्जी की दिक्कत हो जाए। बच्चे को एकदम नए कपड़े लाके नहीं पहनाने। अगर नए कपड़े आप लाएं तो उन्हें एक बार वॉश कर लीजिए,
ताकि उसमें जो भी कुछ केमिकल्स या कुछ फैब्रिक में कुछ केमिकल्स वगैरह अप्लाई किए हों तो वो हट जाए, तो बच्चे की स्किन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे के बर्थ के दूसरे से 5वें 6ठे दिन के टाइम कुछ नॉर्मल दाने बच्चे के शरीर में आ जाते हैं, जैसे कि मच्छर काटे हुए से दाने उसके चेहरे पे, आगे छाती पे, पेट पे आ जाते हैं। वो नॉर्मल रैशेज़ होते हैं, वो हफ्ते 10 दिन के बाद अपने आप धीरे धीरे कम हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसे दाने हैं जिनमें पीलापन है, जैसे कि पस वाले दाने हो रहे हैं अगर बच्चे के शरीर में, तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये स्किन में इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। अब बच्चे को डायपर पहनाए नहीं पहनाए, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम पहले के ज़माने में जैसे लंगोटी, कॉटन की सूती लंगोटी यूज़ करते थे बड़े लोग, हमें घर पे वैसा ही यूज़ करना चाहिए। हालांकि अगर हम कहीं बाहर लेके जा रहे हैं बेबी को तो हम डायपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायपर से कई बार हम डायपर चेंज नहीं कर पाते हैं। डायपर के जो बच्चा पॉटी उसमें या सूसू कर देता है, उससे केमिकल इरिटेशन से डायपर रैश हो जाते हैं बच्चे को, वो बहुत परेशान करते हैं और उनसे बच्चे को बहुत पेन होता है, दर्द होता है, फिर वो ठीक नहीं होते। तो हम बच्चे को जितना हो सके घर की बनी लंगोट वगैरह यूज़ करें। और हम बहुत बच्चे की पॉटी क्लीन करने के लिए आजकल मार्केट में वाइप्स आ गए हैं, वो बहुत पेरेंट्स यूज़ करते हैं। वाइप्स में भी केमिकल्स होते हैं, वाइप्स यूज़ ना करके हम नॉर्मल कॉटन और गुनगुना पानी यूज़ करें, क्योंकि बच्चा बार बार पॉटी करता है तो आप बार बार उसे साफ़ करेंगे तो वहाँ पे गीलेपन से रैशेज हो सकते हैं। अगर आप कॉटन गुनगुना पानी यूज़ करेंगे तो इसके चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि कुछ उसमें केमिकल्स नहीं रहेंगे। इसके अलावा बच्चे की शुरू में 1.5-2 महीने स्लीप साइकिल ऐसी रहेगी कि वो दिन में सोते रहेंगे और रात में जगेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी अपना शेड्यूल सेट करना है। ऐसा नहीं है कि ये अब नॉर्मल बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे को एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही दिन में उसके साथ सो जाइए और रात में 2 जनों को मिलके बच्चे को फीडिंग मैनेज करनी पड़ेगी। मदर को दिन में रेस्ट कर लेना चाहिए, रात को बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल स्लीप साइकिल होती है बेबी की, जो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने लोग करते हैं लेकिन वो सही नहीं है, जैसे मैंने आंवल में कुछ भी लगाना पहले लगाते थे, वो नहीं लगाना है। कई बार बच्चे की छाती में निपल्स में स्वेलिंग होती है तो उसमें से दूध निकालते हैं कि वो ख़राब माना जाता है, उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन वैसा प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। वो दबा के दूध निकालने से वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, और कई हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसमें वहाँ पे पस बन जाता है, मवाद बन जाती है, फिर एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, इवन चीरा लगाना पड़ जाता है। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। काजल, जैसे कि आपको पता होगा, काजल नहीं लगाना है शुरू के 6 महीने, क्योंकि आँखों के अंदर के छेद बंद पड़ जाते हैं काजल के कार्बन पार्टिकल से, चाहे वो कितना ही साफ़ हो। तो फिर आँखों में पानी आएगा, कीचड़ बनेगी, इन्फेक्शन होगा, तो वो भी एक प्रैक्टिस गलत है, वो नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स न्यूबॉर्न के बारे में। अगर आपको इस बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए। थैंक यू।